Let's go. राजस्थान में स्थापत्य कला और स्थापत्य कला में राजस्थान के दुर्गों के बारे में हम इस प्रकरण में चर्चा करेंगे। हमें दुर्गों का वर्गीकरण, दुर्गों के बारे में जानकारी सबसे पहले मनुस्मृति में मिलती है। मनुस्मृति एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में हमें विविध प्रकार के दुर्गों की जानकारी मिलती है। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में कुल 250 से अधिक दुर्ग हैं, जिसमें से केवल मेवाड़ में 82 दुर्ग हैं। यानी पूरे राजस्थान में 250 दुर्ग हैं और 250 में से मेवाड़ में कितने हैं, तो मेवाड़ में 82 दुर्ग हैं। अब किला, दुर्ग और गढ़, इन तीनों में क्या अंतर होता है? तो किला यूँ कह दीजिए कि सामान्य होता है, किला बोले तो यू गुड, दुर्ग बेटर होता है और गढ़ जो है वो सबसे बेस्ट वाला होता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से इनका निर्माण किया जाता था। अब शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो शुक्र नीति के अनुसार कुल 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। इन 9 प्रकार के दुर्गों के नाम हैं पारिक, एरण, परिधि, वन, धावन, धान्व, गिरी, सहाय और सैन्य। अब इन 9 प्रकार के दुर्गों के नाम कैसे याद रखे जाए? तो इसके लिए आपको केवल एक पंक्ति याद करनी है और वो पंक्ति है पा ए पा व, पा ए पा व, पा ए पा व, धन जल गिरी सहाय सैन्य, पा ए पा व, धन जल गिरी सहाय सेन। इसमें 9 ही प्रकार के दुर्गों का नाम आ जाता है। जैसे पा से पारिक, ए से एरण, फिर पा से परिधि, व से वन, धन से धान्व, जल से जलदुर्ग, गिरि से गिरिदुर्ग, सहाय से सहाय दुर्ग और सैन्य से सैन्य दुर्ग। तो इस एक पंक्ति में 9 दुर्गों के नाम आ जाते हैं। अब इनके एक एक करके इनकी परिभाषा, इनके बारे में जानते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे पारिक दुर्ग के बारे में। पारिक दुर्ग क्या होता है? तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई खोद रखी हो, पानी हो या ना हो ये अलग विषय है। केवल अगर चारों ओर खाई खोद रखी है तो वह दुर्ग पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे भरतपुर का दुर्ग है, ढीग का किला है, ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। एक बीकानेर वाला जूनागढ़ है, तो ये सब पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगला आता है एरण दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई, पत्थर, कांटे हो या कहे कि वहाँ तक जाने का रास्ता दुर्लभ हो, अच्छा नहीं हो, ऐसे दुर्ग को एरण दुर्ग कहेंगे। कुल मिलाकर एक पंक्ति में याद रखा जाए तो ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने का रास्ता खराब हो, रास्ते में कांटे हो, पत्थर हो, ऐसे दुर्ग को एरण दुर्ग कहा जाता है। एरण दुर्ग का जो उदाहरण है राजस्थान में, वह रणथंभौर का किला है। रणथंभौर का किला एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है। तो एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है रणथंभौर वाला। पारिक दुर्ग में कौन सा आते हैं? तो भरतपुर का किला, डीग का किला और बीकानेर का जूनागढ़ वाला किला। आगे हम बात करें तीसरी, तो परिधि, या इसे ही मही दुर्ग या इसे ही स्थल दुर्ग भी कहते हैं। परिधि, मही दुर्ग या स्थल दुर्ग, ये किस प्रकार के दुर्ग होते हैं? तो एक पंक्ति में इनको समझना कि वे दुर्ग जिनके चारों ओर ईंट, पत्थर या मिट्टी की बड़ी बड़ी दीवारें हो। वे दुर्ग जिनके चारों ओर ईंट, पत्थर, मिट्टी की बड़ी बड़ी दीवारें हो, ऐसे दुर्ग परिधि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसका उदाहरण है चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का। चित्तौड़गढ़ अगर आपने देखा हो तो उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बड़े बड़े परकोटे हैं। तो ये तो सभी दुर्गों के यहाँ होते हैं, पर ये इनमें कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। तो वे दुर्ग जिनके चारों ओर ईंट, पत्थर या मिट्टी की बड़ी बड़ी दीवारें हो, बड़े बड़े परकोटे हो, उन्हें परिधि दुर्ग कहा जाएगा। और चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ के दुर्ग इसके उदाहरण हैं। अगला प्रकार आता है वन दुर्ग। नाम से ही पता चल रहा है, वे दुर्ग जिनके चारों ओर वन हो, वे दुर्ग जो वनों से घिरे हुए हो, उन्हें वन दुर्ग कहा जाता है। तो रणथंभौर भी इसका उदाहरण है, क्योंकि रणथंभौर उधर एरण का उदाहरण भी है, तो उसमें चारों ओर जंगल होने के कारण वह वन दुर्ग का उदाहरण भी है।
वन दुर्ग में और आते हैं, जैसे जालोर का दुर्ग और शेरगढ़ का दुर्ग। जालोर का दुर्ग, शेरगढ़ का दुर्ग और रणथंभौर के दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला जो दुर्ग आता है, दुर्गों की श्रेणी आती है, वो है धान्व दुर्ग। धान्व जो है संस्कृत में मरुस्थल को कहते हैं। तो धान्व यानी मरुस्थल, तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो वह धान्व दुर्ग की श्रेणी में आएगा। अब इसको याद रखना ही नहीं, कैसे याद रह जाएगा, जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर के आसपास मरुस्थल ही मरुस्थल है। थार के रेगिस्तान के बीच में जैसलमेर का किला है, तो जैसलमेर का किला, जैसलमेर का जो दुर्ग है सोनारगढ़ जिसे कहते हैं, वो धान्व दुर्ग की श्रेणी में आएगा। धान्व यानी कि मरुस्थलीय दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल ही मरुस्थल हो। एक और ऐसा दुर्ग है भटनेर का दुर्ग, एक और है बीकानेर का किला और चोमू का किला, ये धान्व दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला इसमें आएगा जल दुर्ग। जल दुर्ग कैसे होते हैं, तो वे दुर्ग जिनके चारों ओर जल हो, जैसे राजस्थान में झालावाड़ के अंदर गागरोण का दुर्ग और चित्तौड़गढ़ के अंदर भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। तो गागरोण और भैंसरोडगढ़ तथा एक और है शेरगढ़, ये राजस्थान के जल दुर्ग हैं। राजस्थान के जल दुर्ग कौन कौन से हैं, तो गागरोण, भैंसरोडगढ़ और शेरगढ़। अगला इस क्रम में आता है सहाय दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिसमें शूरवीर और सदैव साथ देने वाले बंधु रहते हो, बांधव रहते हो, वह दुर्ग सहाय दुर्ग की श्रेणी में आएगा। ऐसे दुर्ग जिसमें शूरवीर तथा सदैव साथ देने वाले बांधव रहते हो, वह सहाय दुर्ग की श्रेणी में आएगा। सभी दुर्गों में ऐसे साथ देने वाले सहयोगी नहीं थे, कुछ कुछ दुर्गों में ही ऐसे मिलते थे, जैसे चित्तौड़, जालोर, सिवाना। इन दुर्गों को सहाय दुर्गों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला इस क्रम में आता है गिरि दुर्ग। चारों ओर पर्वतों से घिरे हुए दुर्ग को, गिरि यानी कि पर्वत, तो चारों ओर पर्वतों से घिरे हुए दुर्गों को गिरि दुर्ग कहते हैं। जैसे चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला, सिवाना का, ये एक से अधिक मार्ग से चित्तौड़ का किला परिधि में भी आया था। रणथंभौर का किला जो वन दुर्ग में भी आता है, रणथंभौर का किला एरण में भी आता है और रणथंभौर का गिरि में भी आता है, क्योंकि एक दुर्ग एक से अधिक कैटेगरियों में आ सकता है। और अंतिम बचता है सैन्य दुर्ग। जो दुर्ग चतुरंगिणी सेना से चारों ओर से सुरक्षित हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर आर्मी हो, सैनिक बैठे ही रहते हो, ऐसे दुर्ग को सैन्य दुर्ग कहा जाता है। जिसमें चतुर वीर सैनिक जो दुर्ग को अभेद्य बनाते हैं, दुर्ग पर किसी भी प्रकार के दुश्मन का आक्रमण न हो उसको रोकने के लिए जो दुर्ग होते हैं वो है सैन्य दुर्ग, और यह सर्वश्रेष्ठ दुर्ग समझा जाता है। तो ये हमने दुर्गों की कैटेगरियों के बारे में बात करी। दुर्गों की इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कई सारे उपनाम हैं और उपनाम इसकी स्थिति के कारण इसको दिए गए हैं। जैसे चित्तौड़ राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण पूर्व में, इसलिए चित्तौड़ को राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। चित्तौड़ के रास्ते ही राजस्थान में आते हैं मालवा वाले, या अपन मालवा में जाना चाहते हैं तो मालवा यानी कि उज्जैन नीमच साइड पर, तो चित्तौड़ से होकर ही गुजरते हैं, इसलिए चित्तौड़ को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। चित्तौड़ दक्षिण पूर्व में है इसलिए इसे दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं। चित्तौड़ के रास्ते ही हम मालवा में जाते हैं और मालवा से राजस्थान में आते हैं तो इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। चित्तौड़ राजस्थान का गौरव है क्योंकि यहाँ 3-3 साके हुए हैं और कई वीरों की ये स्थली रहा है। चित्तौड़ का दुर्ग सभी दुर्गों में सबसे अच्छा है, इसलिए चित्तौड़ के दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया था और उसने इसे जीत लिया था, तब उसने इसका नाम खिजराबाद रखा था, इसलिए चित्तौड़ के दुर्ग का एक अन्य नाम क्या है, खिजराबाद भी है। वाटर फोर्ट और लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ में है। लिविंग फोर्ट मतलब ऐसा दुर्ग जहाँ पर लोग रहते हैं, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर कई सारे घर बने हुए हैं और लोग वहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, बस्तियाँ बसी हुई है, इसलिए चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अगर कोई पूछे कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो वह सोनारगढ़ का किला जैसलमेर वाला है। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ ही है
और इसके बारे में कहावत है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और इसका ही एक अन्य नाम चित्रकूट भी रखा गया है। अगर हम चित्तौड़ के दुर्ग की आकृति की बात करें कि ये दिखता कैसा है आकृति में, तो ये व्हेल मछली के जैसा दिखता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग व्हेल मछली के जैसा दिखाई देता है। यह दो नदियों के बीच बसा हुआ है, दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। एक तरफ गंभीरी नदी है और दूसरी तरफ बेडच नदी है। गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर मेसा के पठार के ऊपर जो चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है, उसके नीचे जो पठार है, जिस पठार के ऊपर बनाया गया है पठार पर्वत जैसा, उसका नाम है मेसा का पठार, और इसके अगल बगल से जो नदियाँ बहती है वो है गंभीरी और बेडच। अब इस विशालतम दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो दो अलग अलग मत हैं। अगर यूँ पूछे परीक्षा में कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य ने। और दूसरा प्रश्न पूछे कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया, चित्तौड़ दुर्ग का, तो चित्रांग मौर्य ने। चित्रांग और चित्रांगद दोनों में अंतर है। चित्तौड़ दुर्ग को जो अस्त व्यस्त हो चुका था, फिर से इसका निर्माण करवा के इसे आधुनिक रूप दिया, वो दिया कुंभा ने। इसलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है, तो वो कुंभा को कहा जाता है। वैसे भी कुंभा ने मेवाड़ के जो 82 दुर्गों की जिनकी हम बात करते हैं, उनमें से अधिकांश दुर्ग कुंभा ने बनाए। कुछ संख्या में 32 के आसपास दुर्ग तो अकेले कुंभा ने बनाए हैं। दुर्ग निर्माता शासक था ये मेवाड़ का। कभी पूछे कि मेवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसने अधिकांश दुर्गों का निर्माण करवाया, तो वह महाराणा कुंभा था। अब हम चित्तौड़ की बात कर रहे हैं। ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट जो है दुर्ग है। राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर खेती होती है। हमने पहले बात करी कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसके अंदर लोग रहते हैं, बस्तियां बसी हुई है, तो वो खेती भी करते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर खेती की जाती है। तभी तो अलाउद्दीन का जब 1303 में आक्रमण हुआ था और उसके बाद भी कई आक्रांताओं के, लुटेरों के जो आक्रमण होते रहे हैं, तो मेवाड़ आसानी से नहीं जीता गया है। क्योंकि जब वो आते थे तो वो बाहर घेरा डाल के बैठ जाते थे, और दुर्ग के अंदर जो थे राजा और उनकी प्रजा, वो दुर्ग के अंदर ही खेती करते थे और अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें वो वहीं उगा लेते थे। इसलिए उन्हें दुर्ग के बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती थी। इस क्रम में हम आगे बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर पहला आक्रमण किसने किया, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण, जो पहला आक्रमण हुआ था, वह अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर पहला आक्रमण किसने किया, तो अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखिए कि चित्तौड़ पर पहला आक्रमण मामू ने किया था। अब चित्तौड़ पर आक्रमण हुए हैं, साके हुए हैं, जौहर हुए हैं, केसरिया हुआ है, तो इनको पढ़ेंगे। पहले तो साका किसे कहते हैं, जौहर किसे कहते हैं और केसरिया किसे कहते हैं, इन तीन प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हमने पिछले जो वीडियो थे उनमें चर्चा कर रखी है, पर यहाँ भी एक संक्षिप्त में समझिए कि जब कोई भी वीर योद्धा या राजा केसरिया वस्त्र धारण करके शत्रु सेना से लड़ने जाते हैं तो वह केसरिया कहलाता है। केसरिया नहीं, भगवा जो, तो कोई भी योद्धा जो केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध भूमि में जाते हैं, वहाँ लड़ते हैं, उन्हें केसरिया कहते हैं। अगर वो लड़ते लड़ते वहाँ शहीद हो जाए तो उस घटना को केसरिया कहते हैं। यानी कि एक पंक्ति में कैसे याद रखेंगे कि युद्ध की स्थिति में जब कोई योद्धा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध भूमि में जाता है, वहाँ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उस घटना को केसरिया कहते हैं, यानी कि कोई पुरुष वीर योद्धा। दूसरी घटना है जौहर। जब केसरिया की घटना हो जाती है, यानी कि राजा और उसकी अधिकांश सेना युद्ध में शहीद हो जाती है, मारी जाती है, तो इसकी सूचना जब महल में अग्निकुंड बनाती है, उसमें अग्नि जलाती है और वह उस अग्निकुंड में खुद को समर्पित कर देती है, यानी कि वो उस आग में, अग्नि में कूद जाती है। इस घटना को जौहर कहते हैं। जौहर रानियाँ करती है, केसरिया राजा करते हैं। और जब जौहर और केसरिया दोनों घटनाएं पूरी हो जाएं तो इनको साका कहते हैं, यानी कि जौहर और केसरिया को मिलाकर साका कहते हैं। चित्तौड़ में 3 साके हुए हैं, जैसलमेर में 2.5 साका हुआ है, 2 और आधा। सिवाना गागरोन में 2-2 साके हुए हैं, रणथंभौर और जालोर में 1-1 साका हुआ है। तो ये घटनाएं भी हमें याद रखनी है।
अब चित्तौड़ के पहले साके की बात करते हैं। साल था 1303 का और चित्तौड़ पर जो राज कर रहे थे उन शासक का नाम था रावल रतन सिंह, और उस समय दिल्ली पर जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही दुष्ट प्रकार का व्यक्ति राजा रहा है। उसने राजस्थान में कई आक्रमण किए हैं, भारत में भी कई आक्रमण किए हैं, उत्तर और दक्षिण में। तो इसी क्रम में वह अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचता है। इसके क्या कारण थे ये हम चर्चा बाद में करेंगे, अभी केवल साके के बारे में बात करेंगे। तो चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था उसमें चित्तौड़ का राजा रतन सिंह था और उसके ऊपर आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो चित्तौड़ के पहले साके में किस रानी ने जौहर किया था? तो रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। पद्मिनी ने इस साके में जौहर किया और इस युद्ध में जो 1303 में जो ये हुआ, इसमें पद्मिनी के चाचा और भतीजा गोरा और बादल, तो गोरा और बादल कौन थे? पद्मिनी के चाचा और उसका भतीजा, ये इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। तो गोरा और बादल किस साके में मारे गए थे? चित्तौड़ के पहले साके में मारे गए थे। कौन थे गोरा और बादल? तो गोरा और बादल पद्मिनी के चाचा और भतीजे थे। खिलजी ने जब 1303 में 11 जुलाई 1303 में चित्तौड़ को जीत लिया तो उस समय रानियों ने जौहर किया था और योद्धाओं ने, राजाओं ने रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया था। तो यहाँ केसरिया भी हुआ, जौहर भी हुआ, इसलिए इसे चित्तौड़ का पहला साका कहा जाता है। 11 जुलाई 1303 को नहीं, 11 जुलाई 1303 ने कुछ अगस्त के आसपास 1303 में ये हुआ था। इसके बाद खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया और इस दुर्ग को जीतकर अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया। तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के पहले साके के समय चित्तौड़गढ़ को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा था खिजराबाद। किसके नाम पर? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर। 1311 में खिज्र खां ने इसे मालदेव सोनगरा को सौंप दिया था और वो यहाँ से आगे चला गया था। तो खिज्र खां ने चित्तौड़ का दुर्ग किसे सौंपा था? तो मालदेव सोनगरा को। ये वही मालदेव सोनगरा है जिन्हें मूछाला महादेव कहा जाता है। अब चित्तौड़ के दूसरे साके की बात करते हैं। चित्तौड़ का दूसरा साका होता है 1534-1535 में। ये कब कैसे होता है? तो इस समय आक्रमण करने वाला व्यक्ति था गुजरात का बहादुर शाह। पहले में आक्रमण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का, दूसरे साके में आक्रमण करने वाला था गुजरात का बहादुर शाह। और उस समय जो राजा थे वो थे विक्रमादित्य। हालांकि विक्रमादित्य बहुत छोटे थे, जो सारा कार्यभार है वो उनकी माता कर्मावती संभाल रही थी। तो जब गुजरात वाला बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1534-35 में, तो कर्मावती दिल्ली के राजा हुमायूं को राखी भेजती है और राखी भेजकर उससे सहायता मांगती है। लेकिन उसी समय बहादुर शाह भी हुमायूं से संपर्क करता है और उससे धर्म जिहाद का वो बल पड़ाता है। वो कहता है कि हम दोनों मुस्लिम हैं, एक ही धर्म से आते हैं, मैं धर्म के लिए एक आक्रमण कर रहा हूँ, इसलिए तू कर्मावती का सहयोग मत दे। और हुमायूं कर्मावती का सहयोग नहीं देता है। बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और अल्पवयस्क विक्रमादित्य उस समय राजा थे, तो उनकी ओर से जो केसरिया करने वाले थे वो थे देवलिया। देवलिया प्रतापगढ़ में पड़ता है, वहाँ के रावत भाग सिंह। तो चित्तौड़ के द्वितीय साके में केसरिया किसने किया था? तो रावत भाग सिंह ने। रावत भाग सिंह केसरिया करते हैं और रानी कर्मावती जौहर करती है। इस प्रकार चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है 1534-35 में बहादुर शाह के आक्रमण से। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब होता है? तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है 1567 में। इस समय आक्रमण करने वाला था दिल्ली का अकबर लुटेरा और उस समय चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह। तो अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1567 में और इसमें कई योद्धा वीरगति को प्राप्त होते हैं, जिसमें जयमल राठौड़, पत्ता राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। और जौहर जो हैं वो राजपूत वीरांगनाएं करती है। जयमल, पत्ता और कल्ला राठौड़ की जो छतरियाँ हैं वह भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में हैं। तो इस तरह चित्तौड़ का तीसरा शाखा भी पूरा होता है। तो चित्तौड़ के 3 शाखे हुए हैं, 1303 में पहला, 1534-35 में दूसरा और 1567 में तीसरा।
इस दुर्ग के अंदर कालिका माता का मंदिर है जो बहुत पुराना मंदिर है। इस दुर्ग के अंदर ही सती 20 देवरा भी है जिसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने करवाया था और इसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां लगी हुई है। कुंभा ने अपनी पुत्री की शादी इसी के अंतर्गत की थी, इस कारण इसे श्रृंगार चौरी भी कहा जाता है। दुर्ग के उत्तर और दक्षिण की दिशा में लघु प्रवेश द्वार खिड़कियां हैं। उनमें उत्तर दिशा की खिड़की को लाखोट किवारी कहा जाता है। इसी दुर्ग के अंतर्गत विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ भी है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण क्यों करवाया गया, किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो 1437 में सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। इसका उपनाम क्या है? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विष्णु ध्वजगढ़ या विष्णु को समर्पित जो स्तंभ है वो कहा जाता है। इसे मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है। अजायबघर यानी कि इसमें कई प्रकार की मूर्तियां रखी हुई है और इसे ही भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, विक्ट्री टावर, क्योंकि इसमें कई प्रकार की मूर्तियां रखी हुई है और अलग अलग प्रकार की मूर्तियों को इसमें उत्कीर्ण किया गया है, उकेरा गया है। एक अन्य बात जो इसमें ध्यान रखने योग्य है वो है कि इस विशाल विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, इसे बनाने वाले कारीगर इंजीनियर कौन थे? तो वो इंजीनियर था जेता और उसके पुत्र थे 3, नापा, पोमा और पुंजा। तो विजय स्तंभ का वास्तुकार जेता था, उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा थे। ये कितना मंजिला है? तो विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 120 फीट इसकी ऊंचाई है और इसके शीर्ष तक पहुंचने के लिए 157 सीढ़ियां हैं। एक और जो इसमें ध्यान रखने योग्य बात है वो है कि इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर कितनी बार? 9 बार। और क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में टिप्पणी की है। वो कहता है कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। तो चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में यह बात किसने कही कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है? तो वो व्यक्ति है कर्नल जेम्स टोड। एक अन्य विदेशी व्यक्ति है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन कहता है विजय स्तंभ के बारे में कि ये रोम के टार्जन के जैसा है। रोम में कोई टार्जन होगा, कोई स्तंभ है, रोम जो इटली की राजधानी है उसी के जैसा ये विजय स्तंभ है। राजस्थान की पहली इमारत का नाम बताइए। एक प्रश्न जो यहाँ से बनता है कि राजस्थान की पहली इमारत का नाम बताइए जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। तो राजस्थान की पहली इमारत थी विजय स्तंभ। विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। अब इससे जो एक और प्रश्न बनता है वो है कि विजय स्तंभ को प्रतीक चिन्ह के रूप में किसने स्वीकार किया है? राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस का जो अगर आपने लोगो देखा हो तो उसमें विजय स्तंभ का चित्र आता है और एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताबों के ऊपर आप देखिए उस पर भी विजय स्तंभ बना रहता है। तो इन्होंने इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। चित्तौड़ के दुर्ग में ही एक और स्तंभ है जैन कीर्ति स्तंभ। ये तो पढ़ा अपन अभी विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। एक अन्य स्तंभ है जैन कीर्ति स्तंभ। इसका निर्माण जैन व्यापारी भगेरवाल जीजा के पुत्र नया द्वारा करवाया गया था। कुछ जगह लिखा आता है कि जीजा द्वारा करवाया गया था, कुछ जगह लिखा है कि जीजा के पुत्र नया द्वारा करवाया गया था। जैन धर्म के आदिनाथ भगवान को ये समर्पित हैं और इसका उपनाम है आदिनाथ स्मारक। जैसे विजय स्तंभ का नाम है विष्णु ध्वजगढ़ या मूर्तियों का अजायबघर या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ऐसे ही जैन कीर्ति स्तंभ का उपनाम है आदिनाथ स्मारक। 7 मंजिला ये इमारत है। इसकी ऊंचाई 75 फीट है और इस प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि द्वारा की गई थी। इस प्रशस्ति को बनाने की शुरुआत किसने की थी? तो अत्रि ने की थी और इसको पूरा करने का जो काम है वह महेश द्वारा किया गया था। महेश अत्रि का पुत्र था और अत्रि के पुत्र महेश ने इसे
पूरा किया था। अब इसके अतिरिक्त अंतिम जो बात सामने आती है वो है चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो चित्तौड़ के दुर्ग के अंतर्गत जो दर्शनीय स्थल है उसमें सबसे पहला आता है कुंभ शाम मंदिर। कुंभ शाम का मंदिर है जो बड़ा रोचक है। मीराबाई का मंदिर है और मीराबाई के मंदिर के पास ही तुलजा भवानी का मंदिर भी है तथा यहाँ रैदास और कल्लाजी राठौड़ की छत्रियाँ हैं। कल्लाजी राठौड़ जिनके बारे में अपन ने पढ़ा कि वो तीसरे साखे में शहीद हुए थे, उनकी छतरी है। श्रृंगार चौरी है जो कुंभा ने बनाई थी और उसकी बेटी की यहाँ पर शादी हुई थी, इसलिए श्रृंगार चौरी भी चित्तौड़ के दुर्ग में है। यहीं पर कालिका माता का मंदिर है और गोमुख कुंड, पद्मिनी कुंड और भीम कुंड, ये 3 कुंड भी चित्तौड़ के दुर्ग में हैं। चित्तौड़ के दुर्ग के कितने दरवाजे हैं? तो चित्तौड़ के दुर्ग के कुल 7 दरवाजे हैं जिनके नाम हैं राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल। 3 तो वैसे ही याद रह जाएंगे, राम, लक्ष्मण, हनुमान पोल। और एक सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो है गणेश। तो गणेश पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, ये 4 हैं और ये जोड़ते हैं जोड़ला पोल, पार्डन पोल और भैरव पोल। तो ये 7 हुए। 4 हैं राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल और गणेश पोल, और 3 हैं जोड़ला पोल, पार्डन पोल और भैरव पोल। तो ये सभी चीज़ें चित्तौड़ के दुर्ग के अंतर्गत हैं। क्योंकि चित्तौड़ के दुर्ग से कई सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए यह संपूर्ण जानकारी हमने इसमें एकत्रित की है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर इस चित्तौड़ के दुर्ग से संबंधित ही बनने वाले सभी प्रश्न उसमें दिए गए हैं। उसे हल करें और अपना मूल्यांकन स्वयं करें। धन्यवाद।